वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फिर से मध्यकालीन भारत के इतिहास से। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा विजयनगर साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और साथ ही में देखिए, अब नवंबर ख़त्म होने वाला है, अब आपका एग्ज़ाम सारा आने वाला है। वो आपका UP PCS हो, समीक्षा अधिकारी हो या फिर अपर निजी सचिव हो, साथ में हरियाणा PCS की भी डेट आ चुकी है। तो बिल्कुल अब प्रिपरेशन में लग जाइए। बाकी रहा आपका GS, करंट अफेयर्स या फिर एग्ज़ाम रिलेटेड कोई अपडेट हुआ, स्ट्रेटजी हुआ, वो उसके लिए हमारा चैनल है ही। तो शुरू करते हैं विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर क्या है कि एक शहर का ये नाम था और एक साम्राज्य भी था ये। ठीक है, स्थापना इसकी किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर नामक शहर की स्थापना की थी। ये साम्राज्य का भी नाम है। इनके राष्ट्रीय सिक्के की बात करें तो ये वराह, ये एक स्वर्ण सिक्का था। धर्म तो विजयनगर साम्राज्य में शैव, कृष्ण देव राय का शैव धर्म न होकर के वैष्णव धर्म था। मोस्टली जो विजयनगर साम्राज्य का धर्म था वो शैव धर्म था, लेकिन यहाँ के जो राजा थे कृष्ण देव राय, ये वैष्णव धर्म को फॉलो करते थे। भाषा यहाँ की तेलुगु है। स्थिति की अगर बात करें तो तुंगभद्रा नदी के तट पे ये विजयनगर ये स्थित था। इसके अन्य नाम अगर देख लिया जाए तो नूनीज और पेस ने बिसनग, निकोल कोंटी ने विजयन गोलिया, अब्दुल रज्जाक ने इसे बिसनगर कहा और समकालीन लोगों ने इसको कर्नाटक साम्राज्यम कहा। ठीक है, तो विजयनगर के अन्य नाम हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें कुल विजयनगर की अगर बात की जाए, एग्जाम में बार बार ये पूछा गया है। ठीक है, 4 कुल राजवंश हैं जिन्होंने शासन किया था। ठीक है, जिसमें संगम वंश पहले है। इसके अवधि की अगर बात करें तो 1336 से लेकर के 1485, 1485 के से लेकर के 1504 तक फिर आया सालू के बाद आया तुलु जो 1505 से लेकर 1570 था, और तुलु के बाद अराविडू जो कि 1570 से लेकर के 1652 था। ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, ये नाम याद रख लीजिएगा। ठीक है, संगम के बाद आता है आपका सालू के बाद तुलु के बाद अराविडू। ठीक है, इसकी अवधि अगर एक एक करके देखते हैं तो संगम की अगर बात की जाए तो इसकी अवधि हमने पहले ही बता दी, 1336 से लेकर के 1485 ईस्वी। संस्थापक इसके हरिहर और बुक्का थे और इसका अंतिम शासक जो था वो था विरूपाक्ष द्वितीय। ठीक है, फिर सालू वंश की अगर बात आती है तो 1485 से लेकर के 1504 तक ये चला। संस्थापक इसके थे नरसिंह और अंतिम शासक था इमाड़ी नरसिंह। तुलु वंश की बात की जाए तो 1505 से लेकर के 1570 तक। संस्थापक वीर नरसिंह और अंतिम शासक इसका था सदाशिव राय। और अराविडू की अगर बात करें तो 1570 से लेकर के 1652 और इसका संस्थापक था तिरुमाल और अंतिम शासक था श्रीरंग द्वितीय। तो ये नाम याद कर लीजिएगा, संगम, सालू, तुलु और अराविडू। साथ में संस्थापक का नाम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। संगम हरिहर बुक्का, सालू नरसिंह, तुलु वीर नरसिंह और अराविडू जो है तिरुमाल। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो आता है आपका संगम वंश, जिसकी स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। तो ये हरिहर और बुक्का के पिता संगम थे, इसी कारण इस राजवंश का नाम संगम वंश रखा गया। इसमें कुल 7 शासक हुए, जिसमें हरिहर प्रथम वो संगम वंश का प्रथम शासक और विरूपाक्ष द्वितीय जो है वो अंतिम शासक था। हरिहर प्रथम या हुक्का प्रथम की अगर बात की जाए तो ये पहला शासक था। इसने अपनी पहली राजधानी तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर अनेगोंडी को बनाया। ठीक है, पहली राजधानी क्या थी इसकी? अनेगोंडी थी। और 7 साल बाद विजयनगर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। ठीक है, इसके समय बहमनी और विजयनगर के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ था और इसके संस्थापक जो थे बहमनी वंश के अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के मध्य स्थित रायचूर जिले के किले पर अधिकार किया था। ठीक है, रायचूर के किले पर। तो ये याद रखिएगा, हरिहर प्रथम के ही समय में जो ये बहमनी जो शासक थे उनके मध्य संघर्ष हुआ था और इन्होंने कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में जो रायचूर का किला है उस पर अधिकार कर लिया था बहमनी शासक ने।
फिर है, इसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में भी सुधार का प्रयास किया। काकतीय राज्य व्यवस्था का अनुकरण करके अपने राज्य को देश स्तर और नाडुओं में विभाजित किया। ठीक है, देश स्थल नाडुओं में विभाजित किया। क्यों? क्योंकि शासन और अच्छे से चलाया जा सके। और शासन में कार्यों के लिए कर्मणों के रूप में ब्राह्मणों की नियुक्ति की। कृषि के विकास के लिए भी इन्होंने कार्य किया था। फिर 1336 में जाकर के इनकी हरिहर प्रथम की मृत्यु हो गई थी 1356 में। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 1336 में तो राजा ही बने थे। फिर आते हैं बुक्का प्रथम। उनकी मृत्यु के बाद 1356 से लेकर 1377 तक इन्होंने राज किया। तो हरिहर प्रथम की कोई संतान ही नहीं थी। मृत्यु से पूर्व ही इसने अपने भाई बुक्का प्रथम को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। देखिए, उस टाइम में ये प्रचलन था, पिछले भी इतिहास के समय में हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसमें क्या था कि कोई युवराज जो है, ऐसा नहीं होता था कि हाँ अगर आपका उनका बेटा है तो ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं। वो अपने छोटे बेटे को भी या अपने भाई को या किसी भी रिश्तेदार को अपनी मृत्यु से पहले उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। तो यही काम किया था हरिहर प्रथम ने। उसकी कोई संतान भी नहीं थी और उसने बुक्का प्रथम को अपनी मृत्यु से पहले ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। बुक्का प्रथम जो है वो राज सिंहासन का अवलंब भी कहा गया है। अभिलेखों में उसको पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है। बुक्का प्रथम ने विजयनगर के निर्माण कार्य को पूरा करवाया था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इतनी उपाधियां इसको दी गई थी। एक तो पहले राज सिंहासन का अवलंब, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी सागरों का स्वामी और विजयनगर में निर्माण कार्य। इसने क्या किया था? बुक्का ने कृष्णा तुंगभद्रा प्रदेश के रायचूर, दोआबको और तेलंगाना के शासक कापर नायक ने कौलासदुर के बहमनी शासक मोहम्मद शाह प्रथम से संयुक्त रूप में मांग की थी। फिर है बुक्का प्रथम की एक महान विजय मदुरा विजय थी। ठीक है, मदुरा विजय, जिसके कारण उसका राज सुदूर दक्षिण में रामेश्वरम तक पहुंच गया था। इसने इस विजय हेतु अपने पुत्र कंपन को भेजा था। कंपन कौन था? बुक्का प्रथम का बेटा। और मदुरा को विजित करने के बाद बुक्का ने अपने पुत्र कंपन को नव विजित तमिल प्रदेशों पर विजयनगर का वायसराय नियुक्त कर दिया था। ये एक योग्य शासक था और धार्मिक दृष्टि से हिंदू धर्म की सुरक्षा का दावा किया। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि भी इसके पास थी, क्योंकि इसने धर्म को भी लेके अनेक अच्छे कार्य किए थे। फिर 1377 में इसकी मृत्यु हो गई थी और प्रथम ने अपने कुलगुरु माधवाचार्य विद्यारण और उनके भाई सायण से वेदों की नई व्याख्या प्रस्तुत करने को कहा था। ठीक है, तो इसके समय में निर्माण कार्य भी हुआ था। रायचूर के किले को लेकर भी मांग की गई थी। फिर तीसरा मदुरा की विजय इसने की थी, जहाँ पे अपने बेटे कंपन को भेजा था। और इस मदुरा की विजय के बाद इसका जो साम्राज्य था वो रामेश्वरम तक पहुँच गया था। और इस विजय के बाद जितने भी नवविजित प्रदेश थे वहाँ पे अपने पुत्र कंपन को इसने वायसराय घोषित कर दिया। इसके साथ साथ इसने धर्म पर भी अच्छा काम किया था, इसलिए इसको वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि दी गई थी। साथ ही साथ इसके समय में विद्यारण और उनके भाई सायण से इसने बोला था वेदों की नई व्याख्या करने के लिए। तो ये सारे काम तो हो गए बुक्का प्रथम के समय। अब अगले शासक की ओर चलते हैं। अगला शासक था हरिहर द्वितीय। ठीक है, तो बुक्का प्रथम की मृत्यु के बाद हरिहर द्वितीय शासक बना था। हरिहर द्वितीय जो था वो विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक था जिसने राजाधिराज और राज परमेश्वर की उपाधि ग्रहण की थी। वल्लूर लेख में हरिहर द्वितीय को राज व्यास और राज वाल्मीकि भी कहा गया है। फरिश्ता ने हरिहर द्वितीय को कृष्ण राय कह करके संबोधित किया है। ठीक है, ये सर्वप्रथम बहमनी सुल्तान अलाउद्दीन मुजाहिद शाह से इसका संघर्ष हुआ और उसके मंत्री माधव ने बहमनी सेना को पराजित करके गोवा बंदरगाह है, सप्त कोंकण बेलगाम और उत्तरी कोंकण तट पर चौल और दबोल बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। ठीक है, फिर इसने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया था हरिहर द्वितीय ने, याद रखिएगा, श्रीलंका पर भी आक्रमण किया था। और 1398 में उसे नलगोंड पंगल दुर्ग को भी विजित कर लिया। वेदों के प्रसिद्ध टीकाकार सायणाचार्य उसका मुख्यमंत्री था। ठीक है, और एक अभिलेख में माधवा विद्यारण तो सर्वोच्च प्रकाश का अवतार कहा गया है। ठीक है, हरिहर द्वितीय के दरबार में हरिविलास के लेखक श्रीनाथ भी रहते थे। ठीक है, श्रीनाथ और जैन धर्म का अनुयायी और नानार्थ रत्नमाला के लेखक इरुगापा इसके सेनापति थे।
ठीक है, ये सब नाम याद रखिएगा कि किसके शासनकाल से संबंधित हैं। श्रीनाथ, इरुगापा, तो ये याद रखिएगा कि हरिहर द्वितीय के शासनकाल से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये तो देख लिया। अब बारी आती है देवराय प्रथम की। देवराय प्रथम की अगर बात करें तो हरिहर द्वितीय की मृत्यु के बाद विजयनगर में उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। सबसे पहले विरूपाक्ष प्रथम, इसके बाद बुक्का द्वितीय ने एक वर्ष शासन किया। फिर 1406 में देवराय प्रथम जो है वो शासक बना। फिर बहमनी शासक जो था फिरोज शाह ने, इसने वेल्मो और रेड्डियों की मदद से विजयनगर पे आक्रमण कर दिया, जिसमें क्या हो गया था कि देवराय प्रथम पराजित हो गया था। याद रखिएगा, बहमनी शासक फिरोज शाह। ये एक चीज़ देख रहे होंगे कि विजयनगर का लगातार बहमनी शासकों से संघर्ष चला आ रहा है शुरू से ही। तो देवराय प्रथम के समय में भी फिरोज शाह जो कि बहमनी शासक था, उसने इन पे आक्रमण किया, तो ये देवराय प्रथम पराजित हो गए। और बाद में एक संधि हुई जिसमें देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह के साथ किया और बांकापुर को दहेज में दे दिया। ठीक है, और इस युद्ध को इसीलिए सोनार की बेटी का युद्ध भी कहा गया है। याद रखिएगा, सोनार की बेटी का युद्ध किसके किसके बीच में? बहमनी शासक और देवराय प्रथम के बीच में। और संधि के फलस्वरूप इन्होंने क्या किया कि अपनी बेटी का विवाह कर दिया फिरोज शाह से और दहेज में बांकापुर दे दिया। फिर है 1417 में फिरोज शाह ने देवराय प्रथम के पनागल यानी नालगोंडा दुर्ग पर आक्रमण किया और सर्वप्रथम देवराय प्रथम ने ही सेना में घोड़ों के महत्व को समझा और अरब और फ्रांस से इन्होंने घोड़ों का आयात किया। और सेना में सर्वप्रथम मुसलमानों की भर्ती भी देवराय प्रथम ने ही स्टार्ट की थी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर देवराय प्रथम की बात और करें तो तुंगभद्रा नदी पर इन्होंने 24 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण कराया, जिसको और उसने हरिद्रा नदी पर बांध भी बनवाया और विजयनगर जो था उसकी किलेबंदी भी कराई। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो गई इनके शासनकाल की। साथ में अगर और भी कल्चर में जाएं अगर तो इसमें तेलुगु लेखक जो थे श्रीनाथ, इनके दरबारी कवि थे। देवराय प्रथम मुक्ता सभागार में विद्वान व्यक्तियों को सम्मानित करता था और धार्मिक दृष्टि से ये शैव था और पंपा देवी के भक्त के रूप में प्रसिद्ध था। ठीक है, फिर इनकी मृत्यु जब हो गई तो इसके बाद इनका पुत्र रामचंद्र इनका उत्तराधिकारी बना और ये 6 महीने के लिए इसने शासक किया और विजय प्रथम जो था वो प्रथम शासक बना, जो कि विजय भूत, विजय बुक्का या वीर बुक्का तृतीय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसने भी 6 माह तक सिर्फ शासन किया। बाद में इन दोनों के बाद रामचंद्र और विजय भूपति के बाद देवराय द्वितीय जो है ये शासन में आया। तो देखिए, देवराय प्रथम के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें सोनार की बेटी का युद्ध, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सर्वप्रथम देवराय प्रथम ने ही अरब और फ्रांस से इन्होंने घोड़ों का आयात किया, मुसलमानों की भर्ती कराई सेना में। फिर उसके बाद तुंगभद्रा नदी पर 24 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण, हरिद्रा नदी पर पुल का निर्माण, साथ में श्रीनाथ जो था उनका दरबारी कवि था, ये सारी चीज़ें। और ये धार्मिक दृष्टि से शैव था। ठीक है, इसके बाद बीच में आते हैं 6 महीने के लिए रामचंद्र और विजय भूपति, फिर बाद में देवराय द्वितीय का शासनकाल। फिर है देवराय द्वितीय के बारे में अगर देखें तो गजबेटर यानी हाथियों का शिकारी, इम्मादी देवराय, ये सब जो है देवराय द्वितीय की उपाधियां थीं। ये जो था ये संगम वंश का सबसे महान शासक था, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सामान्य जनता जो थी वो देवराय द्वितीय को हिंदी पौराणिक आख्यानों में दैवीय शासक इंद्र का अवतार मानती थी। ठीक है, इंद्र का अवतार के नाम से जाना जाता था इसको, देवराय द्वितीय को। फिर महासुधा निधि एवं ब्रह्मसूत्र जो है ये देवराय द्वितीय की रचनाएं हैं, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। महासुधा निधि और ब्रह्मसूत्र ये देवराय द्वितीय की रचनाएं हैं। ये देवराय द्वितीय और बहमनी सुल्तान अलाउद्दीन अहमद से 1435 और 1443 में इन दोनों के बीच में 2 बार संघर्ष हुआ और अलाउद्दीन अहमद ने देवराय द्वितीय से रायचूर दोआब में स्थित मुगदल दुर्ग जो है वो छीन लिया था। ठीक, फिर है सिंहासन के सम्मुख इन्होंने कुरान की प्रति रखवाई थी। उसने मुसलमानों को राज्य में मस्जिद निर्माण की स्वतंत्रता भी दी थी। देखिए, चीज़ें शुरू हो रही हैं। इससे पहले जो देवराय प्रथम थे उन्होंने अपने टाइम पे पहली बार मुसलमानों की सेना में भर्ती की थी। फिर समय के बाद और लिबरल होते गए। देवराय द्वितीय ने क्या किया कि कुरान की प्रति रखवा ली और अपने मतलब कैंपस में ही राज्य में मस्जिद निर्माण की स्वतंत्रता भी दे दी। फिर श्रीनाथ जो है इनको सार्वभौम की उपाधि दिया और उनका कड़िकाभिषेक यानी स्वर्ण वर्षा करवाया था।
विट्ठल स्वामी के मंदिर जो है इसके निर्माण की शुरुआत भी देवराय द्वितीय ने की थी और 1446 में देवराय की मृत्यु हो गई। इसके बाद विजय द्वितीय जो है वो शासक बना जिसने 1 साल तक शासन किया। तो इनके समय में भी कई इंपॉर्टेंट चीज़ें, उपाधियाँ देख लीजिएगा। गजबेटर इम्मादी देवराय, इंद्र का अवतार इनको माना जाता था। साथ में इनकी 2 रचनाएँ हैं, महासुधानिधि और ब्रह्मसूत्र। ठीक है, ब्रह्मसूत्र और महासुधानिधि ये 2 इनकी रचनाएँ हो गई। तीसरा, इनका भी बहमनी शासकों के साथ लगातार संघर्ष चल रहा था। बाद में ये थोड़ा सा लिबरल हुए मुसलमानों के प्रति। ठीक है, इन्होंने कुरान की प्रति रखवा दी और उसके बाद जो कैंपस था, राज्य था, उसमें मंदिर की स्वतंत्रता, मस्जिद बनाने की स्वतंत्रता भी दे दी। फिर उसके बाद विट्ठल स्वामी का मंदिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, विट्ठल स्वामी का मंदिर का निर्माण की जो शुरुआत थी वो देवराय द्वितीय के समय में हुई। ठीक, अगला शासक अब देख लेते हैं मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन की अगर बात करें तो इसने भी अपने पिता देवराय द्वितीय की भांति ही गजवेटर की उपाधि धारण की थी। गजवेटर मतलब क्या? गजवेटकर मतलब क्या होता है? हाथियों का शिकारी, हाथियों का शिकारी। और मल्लिकार्जुन के समय बहमनी सुल्तान ने वेलमो की राजधानी राजकोंड पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। ये इतने महान नहीं थे शासक, लेकिन हाँ, मल्लिकार्जुन के शासनकाल में माहुयान नामक चीनी यात्री जो है समुद्र यात्रा करके विजयनगर आया हुआ था। और मल्लिकार्जुन का समसामयिक नाटककार कौन था? गंगादास था। फिर इनकी मृत्यु हो गई और उत्तराधिकारी बना विरूपाक्ष द्वितीय। तो ये अंतिम शासक था संगम का। और इसका समकालीन बहमनी शासक कौन था? मोहम्मद खान तृतीय। मोहम्मद खान के प्रसिद्ध मंत्री थे महमूद गवा, जिसने विजयनगर से गोवा, चौल और ढबोल बंदरगाह जीत लिया था। और विरूपाक्ष द्वितीय की उसके पुत्र के द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो ये हो गए इम्पॉर्टेंट शासक। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अगले उसमें विजयनगर साम्राज्य के उसमें शासकों के बारे में। तो अगला आपका रहेगा सालू वंश। तो लेकिन हाँ, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए यहाँ पे बने रहें, अपना सपोर्ट देते रहें। थैंक यू सो मच।